Dear students, myself Rosie Jain, PGT Mathematics, Suraj School, Mahendragarh. In the previous video, we have discussed that there are two ways defined for the product of two vectors. First is scalar or dot product, and the second is vector or cross product. In the previous video, we have discussed the basic of scalar or dot product. Now, in the next video, we will discuss the basic concepts of vector or cross product. First of all, cross product of two vectors is denoted by this A cross B, A cross B, and is defined by magnitude of A into magnitude of B sine theta n cap. Again, cross product is defined by magnitude of A, magnitude of B sine theta into n cap, where n cap is a unit vector, which is perpendicular to both the vectors A and B, and theta is the angle between the vectors A and B such that the vectors vector A, vector B and n cap vector form a right-handed orientation. So this is the definition of A cross B. Now we will discuss some important results about cross product. First of all is, if cross product is equals to 0, then we have three options. First is magnitude of A is 0, or magnitude of B is 0, or theta is equal to 0 or pi. Again, if cross product A cross B is 0 vector, then we have three options. One is magnitude of A is equal to 0, or magnitude of B is equal to 0, or the angle between the vectors, that means theta, will be 0 or pi. Another way, if we are given that vector A and B are non-zero, then this result reduces to vector A and vector B has the cross product 0 vector if A and B are parallel or collinear vectors. फर्स्ट कंडीशन में हम ये पढ़ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ A 0 हो सकता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ B 0 हो सकता है, या उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा, या क्या होगा, पाई होगा. बट अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि वेक्टर जो है वो नॉन जीरो हैं, तो यही कंडीशन रिड्यूस होकर चली जाती है इफ एंड ओनली इफ में, और वहाँ हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल या कोलिनियर. अगर कन्वर्सली अगर वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर हैं तो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, 0. तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है. नेक्स्ट रिजल्ट है, किसी भी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए 0 वेक्टर, हमेशा 0 वेक्टर आता है. किसी भी वेक्टर का 0 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट जो है आपका 0 ही रहेगा. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट में आप ये ध्यान कीजिए कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास, यहाँ देखिए फर्स्ट में, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाती है. उसी वे में देखो, अगर A क्रॉस A लेना हो, A और A के बीच में एंगल तो 0 डिग्री ही रहेगा, तो A क्रॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. उसी से B क्रॉस B क्या होगा, 0. यानी कि कोई भी वेक्टर अगर खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी. और उसी वे में हम क्या लिखेंगे, I क्रॉस I, J क्रॉस A, K क्रॉस A, ऑल आर इक्वल्स टू 0. यानी कि वेक्टर की खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी. नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, अभी हमने पढ़ा था कि ये सभी के सभी जो है वो है राइट हैंडेड ओरिएंटेशन जो है मूव करते हैं. उस वजह से जो I क्रॉस J होगा, I क्रॉस J, I, J और K जो है वो हैं आपके यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो उसमें आपके पास I क्रॉस J जो होगा बेटा, उसकी वैल्यू K आएगी. वैल्यू क्या आएगी आप उसकी, K आएगी. या आप लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ J क्रॉस I. नेगेटिव ऑफ J क्रॉस I हम इसलिए लिख रहे हैं, अगर आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है, सर्कुलर ऑर्डर तो ये कहता है कि I
के बाद जो है आपका जे आना चाहिए और जे के बाद क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। बट अगर आपका ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाए, आई क्रॉस जे की बजाय जे क्रॉस ए आ जाए, तो वहाँ आप क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव साइन लगा सकते हैं और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होगी, के की इक्वल होगी। उसी तरह से जे क्रॉस आई जो है वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। अगर आप ऑर्डर रिवर्स करते हैं, जे क्रॉस के की जगह क्या कर देते हैं, के क्रॉस जे, तो आप उसकी एवरेज में उसके साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बचता है के क्रॉस आई वुड बी इक्वल टू जे। अगर आपका ऑर्डर रिवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ आई क्रॉस के, दोनों का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, आपका जे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिया जाए, अगर ए क्रॉस बी का क्या लिया जाए, मैग्नीट्यूड, और आपके पास ए और बी यूनिट वेक्टर्स दे रखे हो, एन तो जो है एन कैप वो ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है, हमेशा ही 1 दिया जाएगा उसको। पर अगर ये हमें ये दिया गया हो कि ए और बी भी यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 है, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ कितना होगा, साइन थीटा। क्योंकि जब आप ये मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की वजह से 1, बी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की वजह से 1, और एन कैप तो है ही आपका यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, 1। तो सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी में किसकी वैल्यू बचेगी, साइन थीटा की वैल्यू बचेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, पीछे जो हमें डॉट प्रोडक्ट की थी हमने, वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल। तो वहाँ आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस विल बी अप्लाइड when we are asked to find the sine of the angle, not the angle between the vectors। जब आपको स्पेशली पूछा जाए कि साइन ऑफ द एंगल निकालिए, तभी आप ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि टू वेक्टर्स के प्लेन में, यहाँ टू वेक्टर्स मैंने लिए ए और बी, इसके प्लेन में हमेशा दो वेक्टर्स ऐसे होंगे जो इस पर परपेंडिकुलर होंगे। ए और बी दो वेक्टर्स ऐसे हमने लिए हैं, कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, उनके प्लेन में हमेशा दो वेक्टर्स ऐसे प्रेजेंट रहेंगे जो उन पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, एंड दैट आर पॉजिटिव ए क्रॉस बी एंड नेगेटिव ए क्रॉस बी। क्या रहेगा, पॉजिटिव ए क्रॉस बी एंड नेगेटिव ए क्रॉस बी। ये जो वेक्टर्स हैं ये हमेशा हम क्या लेकर चलेंगे, परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे, किसके प्लेन में, ए क्रॉस बी के प्लेन में। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी से रिलेटेड एक रिजल्ट बनता है। हमें प्रीवियस जो है आपका बेसिक जो है वेक्टर्स में, उसमें सीखा था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर। तो वहाँ हमारा ये फॉर्मूला होता था, बेसिक फॉर्मूला, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इट्स यूनिट वेक्टर। यहाँ आपके पास आएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, एक स्पेशल वर्ड मिल जाएगा। वहाँ क्या क्या होता था, इन द डायरेक्शन, पैरेलल या फिर अलोंग। यहाँ आपको क्या लिखा मिलेगा, परपेंडिकुलर। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर मिलेगा तो आपको वहाँ पर टोटल कितने वेक्टर्स मिलेंगे, दो मिलेंगे। और कौन से फॉर्मूले से मिलेंगे, दो किस वजह से, पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन कौन से, ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स। फॉर्मूला इज प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। Remember that we have two unit vectors perpendicular to given two vectors। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है आपका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का या वेक्टर प्रोडक्ट का जो भी है, वो जस्ट इतना ही है कि वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसके, पैरेललोग्राम के एरिया को, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज दैट
It represents the area of a parallelogram in both the direction and the magnitude. उसी वे में हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूले बनते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी. अगर आपके पास पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स पता हो, जिनको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए और बी से, ये चेंज भी हो सकती हैं. तो अगर आपके पास साइड्स रिप्रेजेंटेड है ए और बी से, एडजेसेंट साइड्स, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. उसी वे में अगर आपसे पूछा जाए ट्राइंगल का एरिया जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स पता हो, जिनको हम डिनोट करें ए और बी से, तो वो फॉर्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. एंड द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स ए एंड बी. अगर पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हमें पता हो, ए एंड बी, वो भी हम डिनोट कर रहे हैं ए एंड बी से. कोई और नोटेशन भी आप ले सकते हो, लेना चाहो तो D1 और D2 भी आप ले सकते हो, फर्स्ट डायगोनल एंड द सेकंड डायगोनल. उसका फॉर्मूला रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दो बार करना है, एक बार एडजेसेंट साइड से करना है और एक बार किससे करना है, डायगोनल से. एडजेसेंट साइड्स में फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. डायगोनल्स में फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. साइड सिंपल जो है वो एडजेसेंट साइड्स के लिए है और जो सेकंड है वो किसके लिए है, डायगोनल्स के लिए है. और ट्राइंगल का एरिया आपको तब लगाना है जब आपको एडजेसेंट साइड्स पता हो, जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी से, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि वो कॉम्यूटेटिव होती है, बट वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं होती है. तो ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए. फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई रिजल्ट अप्लाई करना पड़ जाए इसमें कि ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए हो, तो आप उसमें साइन चेंज कर देंगे तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए. यानी कि अगर आप ऑर्डर रिवर्स करोगे तो आपको उसकी एवरेज में क्या लगाना पड़ेगा, साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव. सेकंड प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर. क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर. सो वी हैव m into a cross b equals to ma cross b और a cross m b वेक्टर. थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स. Cross product is distributive with respect to addition of vectors. So we can write it as A cross B plus A cross C. A cross B plus A cross C. Next, we can express a vector product or cross product in determinant form. We can express a vector product or cross product in determinant form like matrices. First of all, we assume that A equals to A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap, and vector B equals to B1 I cap, B2 J cap, and B3 K cap. Now we will write A cross B in determinant form, and for that we will write in the first row I cap, J cap, K cap. In the first row, in the cross product, in every cross product, first row will be of I cap, J cap, and K cap. Second row contains the component of first vector. Our first vector is vector A and the components of vector A are A1, A2, A3. तो सेकंड रो में आपके फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज करेंगे, और वो कंपोनेंट्स क्या हैं, A1, A2, A3. And in the third row we will write the component of the second vector. Our second vector is B. And the components of vector B are B1, B2, B3. So there are B1, B2, B3. Again I am repeating. First row contains I cap, J cap, K cap. Second row will contain the components of first vector. Third row will contain the components of second vector. After writing this, we will expand it by determinant form. जैसा कि हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है उसी तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे. किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, A क्रॉस B. तो दिस इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट.
Now the next property is Lagrange's identity. This property is called Lagrange's identity. This is very important identity. We use it in many questions to prove our results. This is magnitude of A cross B square. Magnitude of A cross B square equals to magnitude A square magnitude B square minus A dot B square minus A dot B square. These are interrelated, cross product and dot product. Remember that this is called Lagrange's identity.